इस वीडियो में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे पीवाईक्यू प्रश्न को। पहला प्रश्न है धारा घनत्व होता है तो क्या होता है? यह एक सदिश राशि है। सिर्फ धारा पूछेगा तो अदिश राशि होगा, लेकिन धारा घनत्व है तो क्या होगा? सदिश राशि होगा। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रभावित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि है। धारा अदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा घनत्व को जूल से प्रदर्शित करते हैं, जे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। सूची को मिलान करना है। जैसे भार का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का सही मात्रक न्यूटन होता है। आयतन का सही मात्रक घन मीटर होता है। आयतन का सही मात्रक घन मीटर। तापमान का केल्विन। दाब का पास्कल होता है। नीचे दिए गए कथन है जिसमें दोनों कथन सही है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। बल में परिणाम और दिशा दोनों होता है। सर्फी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्फी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न इसमें बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। सर्फी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। दोनों सही है। बल एक सदिश राशि है, अतः इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। बल एक सदिश राशि, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। सर्फी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं: स्थैतिक घर्षण, सर्फी घर्षण और लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक यूनिट नहीं है? दाब का मात्रक क्या नहीं होता है? दाब का मात्रक जूल मीटर स्क्वायर नहीं होगा। जूल प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होगा, जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बार भी होता है। दाब का मात्रक पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बार दाब का मात्रक है, जबकि न्यूटन जूल मीटर स्क्वायर दाब पृष्ठ तनाव को पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक होता है। पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक जूल मीटर स्क्वायर होता है, जो दाब का मात्रक नहीं है। अब यहाँ पे निम्नलिखित युग्म को सम्मिलित करना है। जैसे कि दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का सही मात्रक बैक्यूरेल होता है। रेडियो एक्टिविटी का पदार्थ का सही मात्रक बैक्यूरेल होता है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के एक घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घन में विभाजित किया जाता है, तो इसका संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका हो जाएगा कुछ आयतन वही बना रहेगा और कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के एक घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन की समान भुजा वाले 8 घन में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। वायु की गति का मापन किया जाता है। वायु का गति का मापते हैं हम लोग एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। वो एनीमोमीटर से वायु की गति वेग की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षता आर्द्रता की माप की जाती है। थर्मामीटर से ताप की माप होती है। थर्मामीटर से ताप की माप, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब, एनीमोमीटर से वायु की गति की माप की जाती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? यह होता है एक पृथककारी कीप का प्रयोग करके हम लोग अमिश्रणीय तरल पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक्करण फनल में रखा जाता है तो दो परतें दिखाई देती हैं, जिनमें सघन विलयन जल निचली परत होती है, जबकि विरल विलायक बेंजीन ऊपरी परत के रूप में निचली परत के ऊपर तैरता है। ये पृथक्कारी कीप द्वारा अलग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले युक्ति यंत्र को क्या कहते हैं? इसे एनीमोमीटर कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एक एमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाले यंत्र वोल्टमीटर होते हैं। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, और जबकि दो बिंदुओं में आवेश भिन्नता को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वोल्टमीटर में विभवांतर मापते हैं। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापते हैं। ए मीटर से विद्युत धारा को नापते हैं। ए मीटर से विद्युत धारा, वोल्टमीटर से विभवांतर, पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक बल्ब को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा और वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है।
चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाल और वेग के बारे में जो कथन है यह है कि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि, वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। चाल का सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि इसमें से कौन सा नहीं है? गति। गति क्या है? अदिश राशि है। गति चाल अदिश राशि है, जबकि वेग बल आघूर्ण विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिणाम के साथ दिशा होगी, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि ये सभी सदिश राशि हैं। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होती है, जिसे दिशा नहीं होता है, जैसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। यांत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति, जिसमें पहला प्रश्न है गति। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बना रहेगा। यह उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसका जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसका वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न किया जाए, इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किया था। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत कार्य करता है अपकेंद्रीय पर। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीय विधि पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण वृत्तीय गति करती हुई किसी गतिशील वस्तु में वृत्त के केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ड्राई क्लीनर भी है। ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक व अपकेंद्रीय पंप आदि। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैरता है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? जल स्तर नहीं बढ़ेगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी का आयतन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बल्कि पहले के समान ही रहेगा। क्योंकि जब बर्फ को पानी के बीकर में तैरने के लिए डाला जाता है तभी बीकर का बर्फ का टुकड़ा जो है उपस्थिति जल के आयतन के बराबर अपना जल विस्थापित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? न्यूटन के तीसरे गति का परिणाम जो है आवेश नहीं, संवेग का संरक्षण न्यूटन गति के तीसरे नियम से है। संवेग का संरक्षण है। न्यूटन के गति संबंधित तृतीय नियम का परिणाम संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग सकती तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहती है। किसी निर्वात रूप में गिरने वाली वस्तु के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्वात में गिरती हुई वस्तु में एक समान त्वरण से गति करता है। किसी निर्वात रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए त्वरण समान होता है। यदि किसी पिंड का वेग समय के समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है तो यह समान त्वरण कहलाता है। यह त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर होता है। किसी अबाध्य निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए त्वरण समान होता है। यदि किसी पिंड का वेग समय के समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है तो यह समान त्वरण कहलाएगा। यह त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर होता है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने पर क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। दोनों का किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने पर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहती है, जबकि भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तन होता है। दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यक्ष संघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो वस्तुओं के बीच में यह होगा। दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यक्ष संघटन की स्थिति में संवेग का संरक्षण होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। एक समान त्वरण के साथ सीधा रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र
निरूपित करता है उसका निविल विस्थापन को। कण एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत उस क्षेत्र का निविल विस्थापन निरूपित करता है। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है। यह त्वरण निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। पृथ्वी के सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है जबकि पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है, 0 होता है। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो उसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहेगा? उसमें क्या एक समान बना रहेगा? त्वरण। जब कोई वस्तु समान ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो उसे गिरने के दौरान संवेग, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है लेकिन उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह समान त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो गिरने के दौरान संवेग, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है लेकिन उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह समान त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। एक समान त्वरण में गतिमान किसी कार के लिए वेग समय ग्राफ को प्रकृति क्या होती है? यह प्रकृति होती है ऋजु रेखा हो जाती है, ऋजु रेखा। एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जबकि गैर समय त्वरित रेखा के लिए वह घुमावदार रेखा होता है। कार की गति के लिए वेग समय ग्राफ अक्ष के साथ झुकी हुई तो सीधी रेखा का ग्राफ होता है। इससे पता चलता है कि कार एक समान त्वरण से चल रही है। यदि किसी गतिमान वस्तु का रेखीय संवेग दो गुना परिवर्तित हो जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितनी गुना बदलेगी? उसकी गतिज ऊर्जा बदलेगी या 4 गुना बदल जाएगी। संवेग सीधे वेग के समानुपाती होता है। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना किया जाए लेकिन द्रव्यमान नहीं बढ़ाया जाए तो उसका वेग 2 गुना होगा। यदि वेग 2 गुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। दाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर बस के यात्री सब झुक जाएंगे। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे क्योंकि बस के अचानक मुड़ने पर बस की गति का दिशा बदल जाती है लेकिन जड़त्व के नियम के कारण यात्री गति की प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ेंगे जब यह कि कोई बाहरी बल उस पर कोई कार्य नहीं डालता हो। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? यह होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह से समांतर व गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं: स्थैतिक घर्षण, सर्फी घर्षण और लोटनिक घर्षण या रोलिक घर्षण। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? यह किसके लिए जिम्मेदार? वस्तु और वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना इसके लिए जिम्मेदार होता है। केंद्राभिमुखी बल वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कराते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्रामुखी बल कहते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो है रोलिंग घर्षण, ये सर्फी घर्षण। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो किसी दोनों सतहों के बीच वह गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण कहते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर की क्षमता बताता है कि यह करता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। फुटबॉल
फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रैखिक गति और वृत्तीय गति में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा सी में, जैसे केवल एक होगा। तो एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है, लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है, किंतु गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान रैखिक गति के वेग में तत्कालीन परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान नहीं होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक समान रैखिक गति एक त्वरण गति नहीं है, एक त्वरित गति नहीं है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु के बारे में कथन गलत है। तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु के बारे में सही कथन इस प्रकार है। पहला, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु होती हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण जो होता है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड नीचे गिरता है। यदि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग u होता है, और यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो उसका अंतिम वेग v होता है, v शून्य हो जाता है। यदि धरती को घुमाने की गति यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? पिंड का वजन घट जाएगा। घूर्णन पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर g का मान बढ़ता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति को घटाने पर g का मान बढ़ेगा और बढ़ाने पर बढ़ेगा। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो g का मान घट जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति को घटाएंगे तो g का मान बढ़ जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाएंगे तो g का मान घटेगा। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाता है। g का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है g का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है और अधिकतम मान ध्रुव पर होता है। g का गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होगा, अधिकतम मान ध्रुव पर होता है। एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराई जाती है तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाते हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण शून्य रहता है तथा सभी तीनों वस्तुएं चाहे उसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो समान वेग के साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। ध्वनि और तरंग गति में जैसे है, किसी किसी दिए गए माध्यम में दो किलो हर्ट्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंग का तरंग यदि 35 सेंटीमीटर है तो उस माध्यम में उसे 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? यह समय लगेगा, फॉर्मूला होता है F बराबर 1/t होता है, बराबर v बटा लेमडा f आवृत्ति, t समय v तरंग वेग होता है, और लेम्बा जो होता है लेमडा यहाँ पर होता है तरंग दैर्ध्य होता है। गुणा भाग करने पर 3 सेकंड लग जाएगा। ध्वनि और प्रकाश तरंग यह दोनों होती है वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग तथा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम एवं द्रव की ऊपरी सतह से पर उत्पन्न की जाती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग तथा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न होगी, अनुदैर्घ्य जो ध्वनि है सभी माध्यम में उत्पन्न होगी, जबकि अनुप्रस्थ जो है ये प्रकाश वाला जो है केवल ठोस माध्यम एवं द्रव के सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है तो विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी? यह व्यक्ति की दूरी हो जाएगी 850 मीटर हो जाएगी व्यक्ति की दूरी। माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना। माइक्रोफोन और मोबाइल के स्पीकर के बारे में बात करना है तो हो जाएगा
तो इसका हो जाएगा कि माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और स्पीकर जो है विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है और माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन से ध्वनि को विद्युत के रूप में डालेंगे और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पीकर जो है विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है और माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित करता है। दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चाल ध्वनि का चाल जो है इसमें सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है। सभी अनावृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है। भिन्न-भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न-भिन्न होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों में एक समान रहती है। ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों में एक समान रहती है। किसी ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस विशेषता पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व के कारण ही ध्वनि की तीक्ष्ण या मोटा 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 कहा जाता है। किसी ध्वनि तरंग का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। ध्वनि तरंगे के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंग के चाल के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है? तो वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, गलत है। जबकि ध्वनि तरंग की चाल जल की तुलना में इस्पात में अधिक होती है, सही है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है, सही है। ध्वनि तरंग की चाल वायु की तुलना में अधिक जल में अधिक होता है। वायु से ज्यादा जल में होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान वृद्धि के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल जो है तापमान वृद्धि के साथ घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंग के संबंध दाब में होने वाले परिवर्तनों को विद्युत संकेतक में परिवर्तित करता है? उसे कहते हैं कर्णावर्त। कॉर्कलिया या कर्णावर्त कहते हैं। कॉर्कलिया आंतरिक कान में पाई जाने वाली एक तरल पदार्थ से भरी सर्पिल आकार की गुहा है जो सुनने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और श्रवण पारगमन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ध्वनि तरंग को विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है जिसे मस्तिष्क व्यक्तिगत ध्वनि आवृत्तियों के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। सोनार एक यंत्र डिवाइस है जिसका उपयोग किसी जहाज द्वारा अंतर्जलीय वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए एक निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का तरंग का प्रयोग होता है? यह पराश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग ध्वनिक साधनों द्वारा पानी के नीचे की वस्तु को दूरी और दिशा का पता लगाने के लिए निर्धारित करने का तकनीक सोनार है। वस्तु द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित ध्वनि तरंग का सोनार उपकरण द्वारा पता लगाया जाता है और उनमें मौजूद जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। सोनार के माध्यम से पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती है। ध्वनि तरंग के आयाम को किसके यूनिट में मापा जाता है? ध्वनि तरंग के आयाम को जो मापा जाता है यह है दूरी। ध्वनि तरंग का आयाम तरंगदैर्घ्य की ऊंचाई के माप है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर उसकी औसत स्थिति के माध्यम के कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य एक्स-रे तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है? एक्स-रे तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है 1 नैनोमीटर जो है। एक्स-रे एक प्रकार का विकिरण होता है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होता है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य जो है 0.101 से 10 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य एक्स-रे के तरंगदैर्घ्य का तुल्य है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य परावैंगनी किरण से होता है और गामा किरण में लंबा होता है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य परावैंगनी किरण में होता है और गामा किरण में ज्यादा लंबा होता है। जब ध्वनि के तरत्व पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसका वृद्धि होता है? तब उसका ध्वनि की पिच सीधे ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसलिए जब पिच अधिक होगा तो आवृत्ति भी अधिक हो जाएगी। पिच को अधिक करेंगे तो आवृत्ति भी अधिक होती है।
निम्न में से क्या सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सी, सभी गलत है इसमें। मनुष्य में श्राव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। मनुष्य में श्राव्यता का परिसर जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 से ऊपर वाले को प्राश्रव्य श्रव्य बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले को श्रव्य तरंग बोलेंगे और प्राश्रव्य उससे ऊपर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंग से पहले अवसर्व्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती है। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंग से पहले अवसर्व्य ध्वनि उत्पन्न होती है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंगिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने पर वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वह ठीक करने की कोशिश करता है वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को, अन्य वाद्य यंत्रों के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को। एक संगीतज्ञ एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक सितार के तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंगिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता जो है यह आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि तीखी होगी। यदि कंपन की आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भूगर्भ देखने के लिए प्राध्वनिक तरंगे का प्रयोग करते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए प्राध्वनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास को जानने की इस प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव प्राध्वनिक तरंग का इस्तेमाल होता है। यह उच्च आवृत्ति वाली तरंग होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इस तथा इसके अन्य प्रयोग लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने के लिए तथा घड़ी, विमान एवं कीमती कपड़ों की छपाई में, सोनार में तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग का प्रयोग पराध्वनि तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह इसका उपयोग होता है लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने और घड़ी, विमान एवं कीमती कपड़ों की छपाई में, सोनार में तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में भी किया जाता है। नीचे दिए गए कथन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में होगा। दोनों कथन गलत हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देती है वह ऊष्मा के सुचालक कहलाती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है वह ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो इसमें हो जाएगा दोनों कथन सही है और कथन व्याख्या भी कर रहा है। दोनों कथन सही। तो मैंने पहला कथन क्या था? किसी ताप विद्युत केंद्र में तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सही है। पानी गर्म करने और इसे भाप में बदलने के लिए ईंधन को दहन किया जाता है, जो टरबाइन से होकर गुजरता है, जिसमें जिसमें प्रचक्रण और घूर्णन होता है तथा विद्युत का उत्पादन होता है। सही है। किसी ताप विद्युत केंद्र में तेल, कोयला व प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जब 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 एक ही तापमान और दाब पर किसी गैस के समान आयतन को मापा जाता है तो उसमें कणों की समान संख्या होती है। उपयुक्त नियम को किसने प्रस्तावित किया था? यह था अवोगाद्रो का नियम था। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार जब एक ही तापमान व दाब पर सभी गैसें का समान आयतन को मापा जाता है तो उसमें कणों की संख्या समान होती है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, उसमें वृद्धि होगी, उसके घनत्व में वृद्धि होती है। जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व में वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन इस बिंदु के बाद पानी का तापमान बढ़ने पर घनत्व कम होने लगता है। पानी का तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम होने लगेगा।
जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व में वृद्धि होती है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन इस बिंदु के बाद पानी का तापमान बढ़ने पर घनत्व कम हो जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। जल में मिथाइल अल्कोहल डालने पर जल का क्वथनांक घट जाता है। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। यह किस इंजन में होता है? यह होता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है या अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है जिससे उच्च उच्च दहन क्षमता वाले ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले मिले होते हैं। कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है जिससे उच्च दहन क्षमता वाले ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजा कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजा को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि दरवाजा खुला रहने की स्थिति में अब रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ेगा, जिससे रेफ्रिजरेटर में लगे कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म गैस अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जो कमरे के तापमान को बढ़ा देगी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात उच्च दाब के कारण पानी पानी उच्च तापमान पर उबलता है। जब जब दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री से बढ़कर उससे अधिक हो जाता है। एक पंखा गर्म के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा पैदा करता है, क्योंकि एक पंखा गर्म के दिन में अनुभव पर क्या बोलते हैं, आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। वाष्पन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव्य शरीर से ऊष्मा अवशोषण करता है, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस की अवस्था एक साथ साथ रहती है कहलाती है, उसे कहते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं। ताप और दाब की ऐसी अवस्था जिसमें किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था सम्यक एक साथ में रहती है, त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा 4.58 पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उसी द्रव का क्वथनांक कहेंगे। वह गैसीय अवस्था, वह कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहेंगे। ठोस जब द्रव में जाएगा तो गलनांक हो जाएगा, जबकि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव या ठोस में बदलेगा तो उसे हिमांक कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः। इसे ठीक करने के लिए अवतल एवं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। लेंस लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया की स्थिति में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे दूर का चीज देखने के लिए, क्योंकि हमें निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हाइपरमेट्रोपिया में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर का दिखाई दे रहा है। तो इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर का चीज को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर का वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि में दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि में दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल या विद्युत नेत्र भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार के होते हैं: फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रभावीय सेल, फोटो वोल्टिक सेल।
अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? तो वस्तु की स्थिति हो जाएगी वक्रता के केंद्र पर होगी। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होगी तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। +2.0 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर शक्तियों की दो लेंस संयोजित कर एक प्रकाश के यंत्र बनाया जाता है। यह संयोजन कहलाता है। यह संयोजन कहलाएगा। उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा संयोजन। +2 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर शक्तियों के दो लेंस संयोजित कर एक प्रकाशीय यंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के लेंस की क्षमता जो होगी, इसकी क्षमता 10 डायोप्टर होगी। 10 डायोप्टर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर होगी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो फॉर्मूला इसका 1/f हो जाएगा। डायोप्टर निकल जाए d बराबर 1/f होता है तो बराबर 0.1 m तो p बराबर अच्छा पावर निकालेंगे तो 1/f होता है p बराबर तो 1/0.1 बराबर 10 डायोप्टर हो जाएगा। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा अनंत पर। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बनने वाले प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। साथ ही प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। किसी उत्तल लेंस के द्वारक एपर्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी उत्तल लेंस के द्वारक एपर्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एपर्चर के बारे में कथन सही है तो ये हो जाएगा सी। यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र होती है। उत्तल लेंस की गोलाकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को एपर्चर कहा जाता है। यह लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र होती है। एम इसमें क्या है? एपर्चर है। निम्नलिखित में से किस यंत्र डिवाइस में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करेंगे हम लोग। यह होता है सौर सेल वह उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रकाश प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जन करता है। एलईडी एक अग्र अभिनीत पीएन जंक्शन डायोड होता है। लेजर डायोड का उपयोग उच्च तीव्रता सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिमाण 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता हो जाएगी -0.5 डायोप्टर हो जाएगी। यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर होगी। लेंस की क्षमता को p से दर्शाया जाता है। p बराबर 1/f होता है। p बराबर 1/-2 m बराबर 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? यह एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं होता। जबकि कांच है नीलम फायर जल का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम का उपयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम अपारदर्शी पदार्थ होता है। कांच, नीलम और पानी सभी पारदर्शी पदार्थ हैं। अपारदर्शी वस्तुओं का प्रयोग किसी भी प्रकार के लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाश की परिघटना उत्तरदायी होती है? यह होती है परिकिरणन करती है। वायुमंडल में धूल तथा जल के अनगिनत कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का परिकर्णन करते हैं क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प को चुनना। यह हो जाएगा ए नंबर में इसका 1 और 2 दोनों सही है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर परिकर्णन स्पष्ट नहीं होता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काली प्रतीत होती है। इसका मुख्य कारण है कि अधिक ऊंचाई पर प्रकाश का परिकर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। अधिक ऊंचाई पर वायु विरल होता है जिससे इतनी ऊंचाई पर धूल व कण
भी नहीं होते हैं, यहाँ यहाँ सिर्फ गैस होती है, इसलिए अब उस पर वायुमंडल में से प्रकाश गुजरता है। अधिक ऊंचाई पर तब प्रकाश का परिकर्णन नहीं होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से क्या था सही? प्लाज्मा अवस्था जब गैसीय अवस्था जब गैसीय अवस्था जब गैसीय अवस्था जब गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था पर और नाभिक ऊर्जा देता है तो उसके परमाणु के घटक कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे पदार्थ आयनीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन तथा आवेशित कणों को एक जैसा मिलता है। इसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था या प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह प्रतिबिंब जो है कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी बड़ी संख्या में काले रंग का पट्टी बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कम चमक वाली घोड़ा होगी। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, यह होता है कांच, शीशा में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश का चाल 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद वायु में, फिर पानी में, फिर कांच में होता है। इसमें सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में 3 गुना 10⁸ है और 2 गुना कांच में है। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच में प्रयोग होता है लेंस का प्रयोग जो होता है आवर्धन कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन लेंस एक उत्तल लेंस है जिसका उपयोग पास की वस्तु को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। इसके इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धन लेंस उस सिद्धांत पर आधारित होता है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश के केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाए तब वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यह एक सरल प्रकाशीय यंत्र होता है। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अपेक्षिकता का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया था। आइंस्टीन ने अपेक्षिकता के सिद्धांत को सामान्यतः सापेक्षता का सिद्धांत कहा। न्यूटन के गति का विषयक 3 नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने गति के 3 नियम को प्रतिपादन किया था। रेडियम तत्व का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किसके समझा जा सकता है? यह प्रकाश का अपवर्तन है। रात के समय में खुले आकाश में तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्योदय से पहले, सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, जल में भरे पात्र में कांच के छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, यह होता है तारे का टिमटिमाना का प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले सूर्य का दिखाई देना, यह भी क्या है? अपवर्तन है। जबकि जल में भरे पात्र में कांच के छड़ टेढ़े दिखाई देना, ये परिवर्तन है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो इसका तात्पर्य क्या है? दर्पण किस प्रकार का होगा? यह दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसका प्रयोग शेविंग मिरर के रूप में किया और सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग विशेषज्ञ व नाक कान गला के विशेषज्ञ तथा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। यदि जब 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 दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? ये घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। जब प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ता है तो वह रंगीन दिखाई देता है। ऐसा कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में तीव्रता से परिवर्तित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। होलोग्राफ का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के पैरों का रंग रंगीन दिखाई देना आदि व्यक्तीकरण के उदाहरण हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत
धारा उत्पन्न हो जाती है, वह बाहरी परिपथ में एसी भेजता है। चोक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एक तार की लंबाई को उसमें धारा प्रवाहित है तो आधा कर दिया गया तो विभवांतर के लिए धारा में प्रवाह की धारा क्या हो जाएगी? यह धारा हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। यदि एक तार की लंबाई और उसके धारा प्रवाह हो रही है तो आधा कर दिया जाएगा तो उसका विभवांतर के लिए तार में प्रवाहित धारा दोगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापीय विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने के लिए किया जाता है? यह किसका प्रयोग होता है? यह प्रयोग होता है टंगस्टन का प्रयोग। टंगस्टन धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापदीप्त विद्युत बल्ब के तंतु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है यह है माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। माइक्रोफोन का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है माइक्रोफोन। लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में धारा जो होती है यह क्या हो जाती है? तेजी से बढ़ जाती है। लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में धारा तेजी से बढ़ जाती है। किसी तार के माध्यम से प्रभावित धारा को प्रति इकाई समय में उस तार के माध्यम से कुल चार्ज प्रवाह माना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले विद्युत यंत्र जो डिवाइस को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को हम लोग कहते हैं जनरेटर या जनरेटर बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले विद्युत यंत्र को जनरेटर कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक का उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है? यह होता है फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यह सौर ऊर्जा को सोलर जो है फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। यह सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य अर्धचालक सामग्री से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? स्विचिंग परिपथ में प्रयोग होता है। यह है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड एक अर्धचालक डायोड है जो यह धातु के साथ अर्धचालक के जंक्शन द्वारा बनाए जाते हैं। यह डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। इस डायोड का आविष्कार वाल्टर एच शॉटकी ने किया था। शॉटकी डायोड का अर्धचालक डायोड है एक अर्धचालक डायोड है जो एक धातु के साथ अर्धचालक के जंक्शन द्वारा बनाया जाता है। यह डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। इस डायोड का आविष्कार वाल्टर एच शॉटकी ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं किया जाता है? यह है अशुद्धि अंतःक्षेपण का प्रयोग नहीं होता, जबकि तापीय सक्रिय संघीय आयनीकरण प्रकाशीय संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने वाले तापीय संक्रिय संगठन आयनीकरण प्रकाशित सक्रियता तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध अंतःक्षेप तकनीक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। किसी ऐसे स्थान में एक धन आवेश दक्षिण की ओर गति कर रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर दिशा निर्देशित कर रहा था तो गतिमान आवेश क्या होगा? गतिमान आवेश जो है तब हो जाएगा गतिमान आवेश इसमें या कोई भी निक्षेप बल नहीं लगेगा इसमें। एक धनात्मक आवेश उस स्थान पर अधिक दक्षिण की ओर गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा की ओर इंगित कर रहा है तो गतिमान आवेश पर बल F बराबर Q भी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा 180 डिग्री होता है, साइन थीटा और 0 बराबर F बराबर 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है? यह होता है चुंबकीय सुई के द्वारा। चुंबकीय सुई का उपयोग कर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। आमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। वोल्टमीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनित्र जो है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। डीसी जनित्र जो है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी चालक कंडक्टर की उतार चढ़ाव वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रेरित होता है।
किसी धारावाही परिनालिका में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह परिनालिका में संबंध क्या सही नहीं है? तो किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक के समान व्यवहार करता है तथा धारा में वृद्धि के साथ परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होता है। जबकि परिनालिका के भीतर मृदु लोह छड़ प्रविष्ट किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा नहीं बना रहता है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। किसी विद्युत किसी कभी-कभी विद्युत चुम्बकीय वायन उत्पन्न प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लिफ्ट सिस्टम के नाम से ज्ञात है। प्रौद्योगिकी की चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? यह है उद्योगपोत में वायुयान का उड़ान भरना लीचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय वायव उत्पादन प्रणाली के नाम से ज्ञात प्रौद्योगिकी की चर्चा युद्धपोतों में वायुयान का उड़ान भरने के संदर्भ में की जाती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? यह तो प्लेटिनियम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाहरी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबक प्राप्त कर लेता है। इसमें क्षीण चुंबक क्षेत्र के सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रविष्टि होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होता है। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परिणामों का अपना स्वयं का अस्थायी चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन होते हैं। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं प्लेटिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन है अनुचुंबकीय पदार्थ है। एक्सरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्सरे के बारे में गलत कथन है जो यह है, चूंकि अपेक्षाकृत लघु तरंग होती है इसे रडार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। गलत है, एक्सरे का प्रयोग ये नहीं है, जबकि एक्सरे का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये किसी धातु लक्ष्य टारगेट पर उच्च आवृत्ति ऊर्जा द्वारा अभिज्ञातन बमबारी कर उत्पन्न की जा सकती है। इन्हें कुछ प्रकार से कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एक्सरे एक प्रकार का विकिरण है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम होता है। इसे किसी धातु लक्ष्य पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों द्वारा बमबारी कर उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज भी किया जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो रॉकेट इंजन के लिए ठोस ईंधन के रूप में एल्युमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम अमोनियम परक्लोरेट से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन गैस बनते हैं। द्रव ईंधन नोदित रॉकेट इंजन की तुलना में ठोस इंजन में कम अपशिष्ट आवेग होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है। संलयन अभिक्रिया में उच्च तापमान पर 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पर संपन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा को मूल स्रोत संलयन अभिक्रिया होती है। यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो वह अन्य दो बीमा वही बनी रहेगी, तो प्राप्त संरचना कहलाएगी। यह संरचना कहलाएगी क्वांटम बेल कहलाएगी। यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो तथा अन्य दो बीमाएं वही बनी रहे तो इस प्रकार प्राप्त संरचना क्वांटम बेल कहलाती है। क्वांटम बेल का उपयोग डायोड, लेजर तथा इंफ्रारेड डिटेक्टर में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस दूरबीन टेलीस्कोप में केवल दर्पण होते हैं? यह होता है दर्पण न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जिसे न्यूटोनिक रिफ्लेक्टर या सिर्फ न्यूटोनियन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का परावर्तक टेलीस्कोप है जिसका आविष्कार अंग्रेजी वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अवतल प्राथमिक दर्पण और एक सपाट विकर्ण दर्पण का उपयोग करके किया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 और 3 सही है इसमें। 2 और 3 सही है। तो पहले कुछ धात्विक ऑक्साइड के परासूक्ष्म कण प्रधान सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। कुछ वाणिज्य उत्पाद के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित हैं। नैनो पार्टिकल अति सूक्ष्म कण होते हैं। इसका आकार 1 नैनो से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनो पार्टिकल मानव निर्मित फ्लोरीन होने के साथ साथ प्राकृतिक सिलिका एवं मेटल नैनो पार्टिकल में भी अस्तित्व में होता है। कुछ मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल का प्रयोग प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक, सनस्क्रीन, क्रीम आदि बनाने के लिए किया जाता है। इन वाणिज्य उत्पादों के नैनो कण तब किसी
जब किसी कारण से वातावरण में आते हैं तो ये मानव की त्वचा के संपर्क में आकर त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और खून में मिल जाते हैं तथा हीमोग्लोबिन को प्रभावित करते हैं। इससे त्वचा कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये नैनो कण कभी-कभी हमारे डीएनए में भी विकृत हो कर लेता है और जो मानव जाति के लिए असुरक्षित है। तो नैनो पार्टिकल अति सूक्ष्म कण है जिसका आकार 1 नैनो से 100 नैनो के बीच होता है। नैनो पार्टिकल मानव निर्मित फ्लोरीन होने के साथ-साथ प्राकृतिक सिलिका एवं मेटल मेटल नैनो पार्टिकल्स में भी अस्तित्व में होता है। कुछ मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल का उपयोग प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक, सनस्क्रीन, क्रीम आदि बनाने के लिए किया जाता है। इन वाणिज्य उत्पादों में नैनो कण जब किसी कारण से वातावरण में आते हैं तो मानव की त्वचा के संपर्क में आकर त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और खून में मिलकर हीमोग्लोबिन को प्रभावित करते हैं। इससे त्वचा कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये नैनो कण कभी-कभी हमारे डीएनए को भी विकृत कर देते हैं और जो मानव जाति के लिए असुरक्षित हैं।